आज की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमारे सामने ना ज्योतिष की एक बहुत ही विशिष्ट शाखा जैमिनी ज्योतिष से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं और इसमें भी खासकर इसकी चरदशा पद्धति पर हम आज बात करने वाले हैं। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में जरा गहराई से उतरें और समझें कि भाई ये जैमिनी ज्योतिष आखिर है क्या, ये हमें जीवन को देखने का क्या अलग नजरिया देता है और जो पारंपरिक पाराशरी ज्योतिष है उससे ये कैसे अलग है और इसकी मदद से घटनाओं को या यहाँ तक कि कहते हैं आत्मा की यात्रा को समझने में क्या खासियत है। तो चलिए कोशिश करते हैं इन स्रोतों के जरिए जैमिनी के रहस्यों को खोलने की। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत ही एक बड़े फर्क से होती है। पाराशरी ज्योतिष में क्या है, ग्रहों के कारकत्व काफी हद तक स्थिर हैं, है ना? जी। जैसे सूर्य मतलब पिता, चंद्रमा मतलब माँ, ये लगभग तय है। लेकिन जेमिनी सिस्टम की बुनियाद ही चर यानी बदलने वाले कारकों पर टिकी है। चर कारक। हाँ, चर कारक। और यहीं से ना विश्लेषण का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, ये चर कारक वाली बात मैंने भी पढ़ी है और ये वाकई ध्यान खींचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कुंडली के लिए ग्रहों की भूमिका बदल सकती है। ये कैसे होता है? सही समझा आपने। चर का मतलब ही है चलने वाला या परिवर्तनशील। जेमिनी ज्योतिष में क्या करते हैं, राहु और केतु को छोड़कर जो बाकी 7 ग्रह हैं वो हर कुंडली में अपनी डिग्री मतलब अंश के हिसाब से 7 अलग-अलग रोल निभाते हैं। अच्छा। हाँ, जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा उसको सबसे अहम भूमिका मिलती है, फिर उससे कम वाले को अगली, और ऐसे ही घटते क्रम में। तो ये भूमिकाएं फिक्स नहीं है, ये हर व्यक्ति की कुंडली के साथ बदल जाती हैं। इससे विश्लेषण बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो जाता है। अरे वाह! तो ये तो ऐसा हुआ जैसे हर कुंडली एक नाटक है और ग्रह उसमें अलग-अलग किरदार निभा रहे हैं और वो किरदार हर नाटक मतलब हर कुंडली में बदल जाते हैं। दिलचस्प। तो ये मुख्य किरदार कौन-कौन से हैं? देखिए, सबसे मुख्य किरदार है आत्मकारक। इसको एके कहते हैं। ये वो ग्रह है जिसकी डिग्री कुंडली में सबसे ज्यादा है। हम्म। आत्मा मतलब आत्मा। तो ये ग्रह हमारी आत्मा, हमारा जो मूल स्वभाव है, हमारा लग्न यानी पहला भाव, शरीर, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, हमारी ताकत, कमजोरियां, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। स्रोतों के अनुसार तो ये पृथ्वी पर हमारी आत्मा की यात्रा का मुख्य सूचक है। अच्छा। मतलब हम यहाँ किस मकसद से आए हैं, इसका इशारा यहाँ से मिलता है। आत्मा की यात्रा का सूचक गहरा है। अच्छा, और दूसरा? फिर आता है अमात्य कारक यानी एमके। ये दूसरा सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री या सलाहकार। अच्छा। तो ये ग्रह हमारे करियर, पैसे, परिवार, पढ़ाई, पावर, भाग्य, इनसे जुड़े जो भाव है ना, जैसे दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां, उनको प्रभावित करता है। जीवन में सपोर्ट और दिशा के लिए ये कारक बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद है भ्रातृ कारक मतलब बीके, तीसरा सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है। अब भ्रातृ मतलब भाई बहन होता है, लेकिन इसका दायरा सिर्फ भाई बहन तक नहीं है। अच्छा। हाँ, ये साहस, हमारे शौक, छोटी यात्राएं, जो तीसरा भाव दिखाता है। साथ ही पिता, गुरु, धर्म जो 9वां भाव है, और 11वां भाव यानी लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, इनको भी दर्शाता है। तो ये हमारे रिश्तों और कोशिशों का कारक है। यानी एक ही ग्रह किसी के लिए भाई का कारक हो सकता है और किसी और के लिए पिता या गुरु का। ये वाकई बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, आगे कौन है? चौथा है मातृ कारक या एमके। ये माँ, सुख, प्रॉपर्टी, गाड़ी, पढ़ाई और घर मतलब चौथे भाव से जुड़ा है। हम्म। 5वां है पुत्र कारक पीके। ये संतान, बुद्धि, क्रिएटिविटी, रोमांस और पढ़ाई मतलब 5वें भाव का प्रतिनिधित्व करता है। छठा है ज्ञाति कारक जीके। ज्ञाति वैसे तो रिश्तेदार होते हैं, पर यह मुख्य रूप से जीवन की चुनौतियों को दिखाता है। चुनौतियां जैसे शत्रु, बीमारी, कर्ज, कंपटीशन, जो छठा भाव है। और कुछ हद तक 8वां और 12वां भाव भी, यानी बाधाएं और नुकसान। ओके। और 7वां और आखिरी है दार कारक यानी डीके। दार का मतलब होता है पत्नी या जीवन साथी। तो ये 7वें भाव का सूचक है, मतलब जीवन साथी, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज और विदेश यात्रा। कमाल है। तो ये 7 ग्रह है, हर कुंडली में अपनी डिग्री के हिसाब से ये अलग-अलग टोपियां पहन लेते हैं, है ना? ये सच में विश्लेषण को बहुत बारीक बना देता होगा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जेमिनी में ग्रहों के दृष्टि का तरीका भी अलग है। पाराशरी में तो हर ग्रह की अपनी दृष्टि होती है, यहाँ कहते हैं राशियों की दृष्टि होती है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये एक और बहुत बड़ा फर्क है। जैमिनी में ग्रह नहीं देखते, बल्कि राशियां एक दूसरे को देखती हैं। राशियां देखती हैं। जी।
और इसके नियम भी काफी सीधे और लॉजिकल हैं, जैसा हमारा स्रोत बताते हैं। जो चर राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, वो अपने ठीक आगे वाली स्थिर राशि को छोड़कर बाकी सभी स्थिर राशियों पर दृष्टि डालती हैं। स्थिर राशियां हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अच्छा। इसी तरह जो स्थिर राशियां हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, वो अपने ठीक आगे वाली चर राशि को छोड़कर बाकी सभी चर राशियों पर दृष्टि डालती हैं। चर राशियां वही मेष, कर्क, तुला, मकर। और जो बची द्विस्वभाव राशियां मिथुन, कन्या, धनु, मीन, वो आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डालती हैं, बस। अच्छा, तो उदाहरण के लिए मेष राशि चर है तो वो सिंह, वृश्चिक और कुंभ पर देखेगी जो स्थिर हैं, लेकिन अपने ठीक आगे वाली वृषभ पर नहीं देखेगी क्योंकि वो भी स्थिर है और ठीक आगे है। सही समझा? बिल्कुल सही। और जैसे मिथुन है द्विस्वभाव, तो वो बाकी तीनों द्विस्वभाव राशियों कन्या, धनु और मीन पर दृष्टि डालेगी। समझ गई। तो इसका मतलब है कि ग्रहों के आपसी संबंध और प्रभाव को देखने का नजरिया ही बदल गया, पाराशरी से एकदम ही अलग। बिल्कुल, ये राशियों के ग्रुप्स के बीच एक अलग तरह की एनर्जी का लेन देन दिखाता है। अच्छा, स्रोतों में कुछ खास तरह के लग्न का भी जिक्र है। एक है कारकांश लग्न, ये क्या चीज है और ये क्यों खास है? कारकांश लग्न, हाँ, ये जेमिनी विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको समझना थोड़ा सा टेक्निकल है पर मुश्किल नहीं। देखिए, पहले हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में आत्मकारक ग्रह कौन सा है, मतलब एके। सबसे ज्यादा डिग्री वाला। हाँ, फिर हम देखते हैं कि ये एके ग्रह हमारे नवमांश चार्ट यानी D9 चार्ट में किस राशि में बैठा है। ओके। बस वही राशि हमारे जम चार्ट यानी D1 में कारकांश लग्न कहलाती है। अच्छा। और फिर इस कारकांश लग्न को ही मेन लग्न मानकर भविष्यवाणियां की जाती हैं। खासकर व्यक्ति की आत्मा की इच्छाएं क्या हैं, उसकी पढ़ाई, उसका करियर, इसके बारे में काफी गहरी जानकारी मिलती है। अच्छा, यानी ये आत्मा के फोकस को समझने का एक और तरीका हुआ। और एक और लग्न है जिसका जिक्र बार बार आता है, आरूढ़ लग्न, या इसे पद लग्न भी कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये माया या भ्रम से जुड़ा है। ये कैसे काम करता है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, आरूढ़ लगन या पद लगन, ये जेमिनी की एक बहुत ही यूनिक और गहरी अवधारणा है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि दुनिया हमें कैसे देखती है, हमारी बाहरी इमेज क्या है, जो जरूरी नहीं कि हमारी अंदरूनी सच्चाई से मेल खाएं। मतलब एक तरह का मुखौटा। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह का सामाजिक मुखौटा या हमारा प्रतिबिंब। इसकी गणना थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन मूल आइडिया यह है, लग्न का स्वामी मतलब लग्नेश, लग्न से जितने घर दूर बैठा है, लग्नेश से उतने ही घर और आगे गिन लीजिए। जो राशि आएगी वही आपका आरूढ़ लग्न है। अच्छा। स्रोतों में एक महंगी कार वाले व्यक्ति का उदाहरण था, वो इस माया को शायद अच्छे से समझाता है। बिल्कुल। वो उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत महंगी मर्सिडीज चला रहा है। अब बाहर से देखकर तो हमें लगेगा कि भाई ये कितना सुखी है, कितना संतुष्ट है। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है कि उसके चौथे भाव का, जो वाहन और सुख का भाव है, उसका आरूढ़ पद बहुत शुभ स्थिति में हो, शायद वहां शुक्र या बृहस्पति जैसे ग्रहों का प्रभाव हो। तो दुनिया को उसकी खुशी का एक भ्रम दिख रहा है। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि वास्तव में उसका चौथा भाव पीड़ित हो। शायद वहां शनि या राहु जैसे ग्रह हों और वो अंदर से खुश ना हो सकता है वो और बड़ी गाड़ी चाहता हो या उस गाड़ी से जुड़ी कोई टेंशन हो। यही आरूढ़ लग्न या पद लग्न का कमाल है। ये दिखाता है कि दुनिया क्या देख रही है, वो माया, और असलियत क्या है। वाह। और इसी तरह हर भाव का अपना आरूढ़ पद होता है, जो उस भाव से जुड़ी चीजों की बाहरी इमेज दिखाता है। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हमारी इमेज और हमारी हकीकत के बीच का जो फासला है, जेमिनी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, एक और लग्न का जिक्र था, उपपद लग्न। इसका क्या महत्व है? उपपद लग्न भी आरूढ़ की तरह ही निकाला जाता है, लेकिन ये 12वें भाव का आरूढ़ होता है। 12वें भाव का? जी, और इसे शादी और शादीशुदा जिंदगी के विश्लेषण के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। ये दिखाता है कि शादी या कोई पार्टनरशिप बाहरी दुनिया को कैसी दिखेगी और उससे जुड़े क्या अनुभव हो सकते हैं। समझ गई। तो हमने चर कारक देख लिए, राशियों की दृष्टि समझ ली, और ये खास लग्न भी। अब आते हैं योगों पर। क्या जेमिनी के अपने खास योग भी होते हैं, मतलब पाराशरी योगों से अलग? हाँ, बिल्कुल। जेमिनी ज्योतिष में अपने खास राजयोग और दूसरे योग होते हैं। ये मुख्य रूप से इन्हीं चर कारकों, खासकर एके, एएमके, पीके, डीके और पंचमेश यानी 5वें भाव के स्वामी, इनके आपसी संबंधों से बनते हैं। कैसे संबंध?
मतलब उनकी युति हो या उनके बीच राशि दृष्टि हो, जो हमने अभी डिस्कस की। कुछ स्रोत खास कॉम्बिनेशंस का भी जिक्र करते हैं, जैसे चंद्रमा और शुक्र का संबंध होना या चंद्रमा पर कई ग्रहों की राशि दृष्टि पड़ना। और हाँ, इन योगों की असली ताकत या कमजोरी को नवमांश चार्ट D9 में देखना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब उस चीज पर आते हैं जिसका जिक्र शीर्षक में भी है, चर दशा। जी। ये जेमिनी की टाइमिंग की प्रणाली है। ये पाराशर की सबसे फेमस विंशोत्तरी दशा से कैसे अलग है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि विंशोत्तरी दशा ग्रहों की दशा है ना? जैसे शुक्र की दशा 7 साल, सूर्य की 6 साल। हाँ हाँ। जबकि चर दशा, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, चर का एक मतलब राशि भी होता है। ये राशियों की दशा प्रणाली है। राशियों की दशा, अरे वाह। जी, यानी यहाँ मेष राशि की दशा चलेगी, फिर वृषभ की, और इस तरह। ये जीवन की घटनाओं को राशियों के स्वभाव और उनकी स्थिति के हिसाब से देखने का तरीका है। राशियों की दशा, ये तो बिल्कुल नया सुना। और इन राशियों का क्रम कैसे चलता है? क्या ये हमेशा मेष, वृषभ, मिथुन ऐसे सीधा ही चलता है? स्रोतों में सीधे और उल्टे क्रम की बात कही गई है। नहीं नहीं, हमेशा सीधा नहीं चलता। यही एक और मजेदार पेच है। कुछ राशियों के लिए दशा का क्रम सीधा चलता है, मतलब कुंडली में आगे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। और कुछ के लिए यह क्रम उल्टा चलता है, यानी पीछे की तरफ, क्लॉकवाइज। अच्छा, ऐसा क्यों? ये नियमों पर आधारित है। स्रोतों में दिए गए गणना नियमों के हिसाब से मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, वृश्चिक और धनु लग्न या इन राशियों से शुरू होने वाली दशाओं का क्रम सीधा होता है। ठीक है। जबकि कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ और मीन के लिए यह क्रम उल्टा चलता है। उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, तो पहली दशा मेष की होगी, फिर वृषभ, फिर मिथुन, सीधा। लेकिन अगर किसी का कर्क लग्न है, तो पहली दशा कर्क की होगी, फिर मिथुन, फिर वृषभ, उल्टा। अच्छा, और ये कैसे तय होता है कि किसी राशि की दशा कितने साल चलेगी? विंशोत्तरी में तो ये फिक्स्ड है। यहां भी जेमिनी का अपना अनोखा तरीका है। इसमें दशा की अवधि फिक्स नहीं होती। जिस राशि की दशा चल रही है, आपको देखना होता है कि उस राशि का स्वामी उस राशि से कितने घर आगे बैठा है कुंडली में। उस संख्या में से 1 घटा दीजिए। जो संख्या बचेगी उतने ही साल उस राशि की दशा होगी। ज्यादा से ज्यादा 12 साल हो सकते हैं। दिलचस्प। लेकिन अगर स्वामी उसी राशि में बैठा हो तो, या कुछ राशियों के तो 2 स्वामी माने जाते हैं, जैसे वृश्चिक का मंगल और केतु और कुंभ का शनि और राहु, तब क्या होता है? बहुत अच्छे सवाल है। अगर राशि का स्वामी उसी राशि में बैठा है तो दशा पूरे 12 साल की होती है, कोई कटौती नहीं। ओके। और वृश्चिक और कुंभ जैसी राशियों के लिए, जिनके 2 स्वामी हैं, स्रोत खास नियम बताते हैं। नियम ये है कि अगर एक स्वामी राशि में ही बैठा है तो दूसरे स्वामी की स्थिति से गणना करें। अगर दोनों ही स्वामी राशि में हैं तो पूरे 12 साल, और अगर दोनों ही बाहर हैं तो जो ज्यादा बलवान है उसकी स्थिति से गणना करें। थोड़ी सी जटिल का है, हाँ, लेकिन यह सिस्टम को और सटीक बनाने की कोशिश है। समझ गई। और महादशा के अंदर जो छोटी अवधियां होती हैं, जिन्हें अंतरदशा कहते हैं, उनका क्या, वो कैसे निकलती हैं? वो तुलना में काफी सरल है। महादशा जितने साल की होती है, उसमें हर राशि की अंतरदशा उतने ही महीनों की होती है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए मेष महादशा 5 साल की निकली गणना से, तो उसमें वृषभ की अंतरदशा 5 महीने की होगी, मिथुन की 5 महीने, कर्क की 5 महीने, और ऐसे ही 12 राशियों की। और फिर उप अवधि? हाँ, प्रत्यंतर दशा, वो फिर दिनों में चलती है, इसी अनुपात से। ठीक है, अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। चरकारक, राशि दृष्टि, खास लगन और राशियों की दशा प्रणाली। अब सबसे जरूरी बात, इन सब औजारों का इस्तेमाल करके भविष्यवाणी कैसे की जाती है? स्रोत क्या मार्गदर्शन देते हैं इसके लिए? स्रोत एक सिस्टमैटिक तरीका बताते हैं। इसे हम 5 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सबसे पहले कुंडली में सभी 7 चर कारक पहचान लीजिए। फिर कारकांश लग्न और सभी भावों के आरूढ़ पद, खासकर लग्न का आरूढ़ और उपपद लग्न, इनको मार्क कर लीजिए। ये आपके विश्लेषण के मुख्य बिंदु हैं। दूसरा, कुंडली में जो जेमिनी योग बन रहे हैं उनको देखिए और समझिए कि वो क्या संकेत दे रहे हैं। तीसरा, देखिए कि वर्तमान में कौन सी चर दशा चल रही है, मतलब किस राशि की महादशा चल रही है। ठीक है। चौथा और सबसे अहम स्टेप, अब उस दशा वाली राशि को ही लग्न मान लीजिए। इसे कहते हैं दशा लग्न।
इस दशा लग्न से देखिए कि आपके चर कारक और जेमिनी योग कहाँ और कैसे स्थित हैं। यह उस दशा अवधि का मूल वादा या थीम बताता है कि इस दशा में क्या हो सकता है। अच्छा, दशा राशि को लग्न मान कर देखना है। जी। और 5वां स्टेप, इसी तरह वर्तमान अंतर्दशा यानी उप अवधि की राशि को लग्न मानकर विश्लेषण करें, लेकिन हमेशा महादशा के बड़े वादे को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। और हाँ, एक बात और, जैसा हर ज्योतिषीय विश्लेषण में जरूरी है, देश, काल और पात्र को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मतलब स्थान, समय और परिस्थितियां और व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उसकी क्षमता, उसकी स्थिति, इन सबको देखे बिना विश्लेषण अधूरा है। ज्योतिष सिर्फ गणित नहीं है, ये व्याख्या का विज्ञान भी है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, स्रोत में एक और बहुत ही गूढ़ विचार का जिक्र है कि दशा के दौरान आत्मा का फोकस कहाँ रहता है। ये कैसे पता चलता है? हाँ, ये जेमिनी की एक और दार्शनिक गहराई है। ये देखने के लिए कि किसी खास दशा अवधि में व्यक्ति का या कहिए उसकी आत्मा का मुख्य ध्यान या अनुभव किस क्षेत्र पर रहेगा। हम आत्मकारक एके की स्थिति को ट्रैक करते हैं, पहली दशा से लेकर वर्तमान दशा तक। कैसे? कोई उदाहरण है? हाँ, स्रोत में एक उदाहरण दिया है। जैसे एक व्यक्ति की मेष दशा चली 6 साल, उस दौरान उसका एके छठे भाव में था, तो उसका फोकस स्वास्थ्य, नौकरी में बदलाव, शायद कुछ संघर्षों पर रहा। फिर अगली वृषभ दशा आई 9 साल की, इसमें एके 5वें भाव में आ गया, तो फोकस शिफ्ट होकर शिक्षा, मनोरंजन, शायद संतान पर चला गया। फिर मिथुन दशा आई 9 साल की, एके चौथे भाव में, तो घर, माँ, प्रॉपर्टी, शिक्षा ये महत्वपूर्ण हो गए। फिर कर्क दशा आई 11 साल की, एके तीसरे भाव में, तो संघर्ष, यात्रा, कम्युनिकेशन, भाई बहन, उच्च शिक्षा, करियर में प्रयास, इन पर ध्यान गया। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि समय के साथ आत्मा कैसे अलग अलग अनुभवों से गुजरती है और एक तरह से विकसित होती है। ये तो जीवन की कहानी को एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर देखने जैसा है, जैसे आत्मा के विकास का नक्शा सामने आ रहा हो। कमाल है। स्रोतों में कुछ और विशिष्ट नियमों का भी जिक्र था, जैसे सुख दुख की अवधियों की पहचान करना, शनि का गोचर या संतान और विवाह के समय का अनुमान लगाने के लिए। क्या आप संक्षेप में उन पर भी कुछ बता सकते हैं? हाँ, स्रोत कुछ खास तकनीकों का संकेत देते हैं। हालांकि वो ये भी जोर देते हैं कि इन्हें बहुत सावधानी से और पूरी कुंडली के संदर्भ में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले इन पर निर्भर नहीं रहना है। जी। जैसे किसी दशा या अंतर्दशा के अच्छे या बुरे होने का अंदाजा लगाने के लिए लग्न, पंचम या सप्तम भाव का स्वामी नवमांश में जिस राशि में है उसके स्वामी की भूमिका देखी जाती है। उसे नवमांश डिस्पोजिटर कहते हैं। शनि का गोचर जब जन्म के मंगल पर या लग्न पर होता है तो उसे जीवन में बड़े बदलाव का समय माना जाता है। अच्छा। संतान के लिए पंचम भाव, नवम भाव, उनके स्वामी बृहस्पति, शनि, मंगल, चंद्रमा, इनके गोचर और दशाओं पर आधारित कुछ नियम हैं। इसी तरह विवाह के समय के लिए लग्न, सप्तम भाव, उपपद लग्न, दारकारक, डीके और खासकर बृहस्पति और शनि के गोचरों से जुड़े काफी विस्तृत नियम दिए गए हैं। लेकिन फिर वही बात कहूंगा, ये सिर्फ दिशा संकेत हैं, इन्हें आंख बंद करके लागू नहीं करना चाहिए। पूरी कुंडली का विश्लेषण ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो जेमिनी ज्योतिष और खासकर इसकी ये चर दशा प्रणाली जीवन को समझने का एक बहुत ही डायनामिक, बहुत पर्सनल और बहुस्तरीय तरीका पेश करती है। ये बदलते हुए चर कारक, राशियों की वो अनोखी दृष्टि, आरूढ़ लगन के जरिए माया और सच्चाई का भेद, और फिर राशियों पर आधारित ये दशा प्रणाली, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो पारंपरिक ज्योतिष से काफी अलग भी है और शायद पूरक भी है। निश्चित रूप से ये हमें न केवल ये देखने में मदद करता है कि बाहरी तौर पर क्या घटनाएं हो सकती हैं, बल्कि आरूढ़ जैसी अवधारणाओं के माध्यम से ये भी समझने में मदद करता है कि हमारी बाहरी इमेज और अंदरूनी हकीकत में फर्क क्यों और कैसे होता है। और चर दशा के जरिए आत्मा के विकास और अनुभवों के बदलते हुए फोकस को ट्रैक करना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। हाँ, आज की इस गहरी पड़ताल के बाद मेरे मन में तो एक सवाल उठ रहा है, क्या हमारे जीवन की कहानी काफी हद तक आत्मकारक की उस यात्रा की तरह पहले से तय है जो दशाओं में दिखती है, या फिर हमारी धारणाएं जो आरूढ़ लग्न दिखाता है, हमारे कर्म और हमारे चुनाव, वो उस कहानी को लगातार एक नया मोड़ दे रहे हैं? बड़ा सवाल है। शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। इस पर विचार करते रहेगा।